पढ़ाई से पहले प्राणायाम करो, दोनों नोस्ट्रल ओपन करो तो बेस्ट पढ़ाई होगी। डीप ब्रेथ होनी चाहिए, ब्रेथ स्टमक से आनी चाहिए। खूब मेडिटेशन करो, स्ट्रेट बैठो, माइंड में अल्फा वेव चलना चाहिए, 10 जगह माइंड नहीं जलाना चाहिए। चाय और कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है सभी। आफ्टर 3 to 4 hours स्टडी, टेक टी और कॉफ़ी ब्रेक। रात को सोने से पहले एक डेली रूटीन बना लो कि अगले दिन इतना से इतना। किसी भी सब्जेक्ट को आप, अगर वो थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसे आप 3 बार पढ़िए। क्योंकि होता क्या है हमारे साथ कि जब भी हम उसको पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज पढ़ा, नींद आ गई, बुक रखा, सो गए। नेक्स्ट डे फिर उठे, या फिर जब भी नींद खुली उसके रिगार्डिंग फिर वही फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर सो गए। तो ऐसा ही चलते रहता है और आगे कुछ भी नहीं आता और हम उस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि अब आपको कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसी रूटीन में। तो मैंने क्या कहा आपसे कि 3 बार पढ़ना है आपको। कैसे? पहली बार ना एकदम रट्टा लगा के स्टार्टिंग से लेके एंड कर देना है। एंड का मतलब अगर 2 घंटे पढ़े, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना चल रहा है चलने दीजिए, मन नहीं कर रहा बंद करिए, सो जाइए। फिर जब भी आप उसे पढ़ेंगे वहीं से स्टार्ट करिए जहां आपने उसको छोड़ा है, बिल्कुल वहां से लेके एंड कर दीजिए। तब तक मत पीछे पलटिए जब तक आप उसे एंड नहीं कर देते। बिल्कुल एकदम रट लेना है उसको। रटने की डेफिनेशन आप लोग ऐसा सोचते हैं ना, जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्या तुम रट लोगे? कहते नहीं सर, मुझसे रटा नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूं, रटने की डेफिनेशन मेरी नजर में ये है कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो वो आपके माइंड तक बातें जानी चाहिए। जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे ना, पढ़ते वक्त आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ये वाला पहले पढ़ा हुआ है, तो जो चीजें आपको उसमें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसे अंडरलाइन करते हुए जाइए। फिर वही तरीका स्टार्टिंग से एंड कर देना है। एंड करने के बाद जब आप थर्ड टाइम उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ माइंड में रहेगा। बट अब इस बार आपको थोड़ा चेंज करना है। थर्ड टाइम में स्टार्टिंग से फिर से चैप्टर नहीं पढ़ना, उसके क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ने। चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं उसे पहले पढ़िए। उसके बाद आप फिर उस चैप्टर को पढ़िए। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये वो वाला क्वेश्चन है। फिर उसको क्या करिए, अपने नोटबुक में लिखिए, बिकॉज पहली बार आपने अंडरलाइन करा हुआ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको नोटबुक में लिखिए। और ऐसे लिखिए बिल्कुल एकदम माइंड आपका वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर चल रहा है कुछ ऐसा। अभी बताऊंगा आपको कब पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, थर्ड टाइम में जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम उसको रिकॉर्ड करना है। थर्ड टाइम में मतलब अंडरलाइन तो पहले से ही था, जब आप लिख रहे हैं तो पढ़ते हुए लिखते रहिए और माइंड में रखिए चाहिए वाला क्वेश्चन उसका, फिर क्वेश्चन उसके आंसर्स के साथ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि थ्योरी की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी भी लेवल में हो, स्कूल लेवल में हो, कॉलेज के लेवल में हो, किसी भी लेवल पे आप अगर थ्योरी के सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ेंगे तो सैंपल पेपर देखिए। जैसे ही आप ये 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप सैंपल पेपर स्टार्ट कर दीजिए। मैं सच कहता हूं, जब आप सैंपल पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर ऐसे लगेंगे, अरे ये वाला तो आता है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा फील आएगा। बट आगे नहीं बढ़ते, उसको लिखिए। मतलब जितना पढ़ना है उसको रिटर्न करके जरूर लिखिए, क्योंकि थ्योरी का एक ही नियम है दोस्त, अगर सही से रिवीजन और लर्निंग करने का, लिख के प्रैक्टिस करना। तो ये है दोस्त मेरा छोटा सा टिप्स। और दोस्तों अभी तक आप सो रहे हैं, अब तक आप नहीं समझ आया कि यार बोर्ड आने वाला है या एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, सैंपल पेपर कैसे पढ़ें? तो सैंपल पेपर देखिए, जैसे ही आप ये 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप सैंपल पेपर स्टार्ट कर दीजिए। मैं सच कहता हूं, जब आप सैंपल पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर ऐसे लगेंगे, अरे ये वाला तो आता है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा फील आएगा। बट आगे नहीं बढ़ते, उसको लिखिए। मतलब जितना पढ़ना है उसको रिटर्न करके जरूर लिखिए, क्योंकि थ्योरी का एक ही नियम है दोस्त, अगर सही से रिवीजन और लर्निंग करने का, लिख के प्रैक्टिस करना। तो ये है दोस्त मेरा छोटा सा टिप्स। और दोस्तों अभी तक आप सो रहे हैं, अब तक आप नहीं समझ आया कि यार बोर्ड आने। When you are alert, when you are fresh, when you feel like studying, so that time you select and touch the subjects. When you are drowsy, feeling sleepy, those period, if you touch theory subjects, the theory subject will work out like a sleeping pill to you. You'll sleep well. You will not study. Again, you will say it's boring. So that is why always take the study hours probably in the morning, maybe 4 to 7 o'clock or 4 to 8 o'clock. Whenever you wake up, first touch theory subjects. Read the theory subjects in the morning or evening when you feel fresh after coming from college and after refreshing yourself. The moment when you sit for studies, always take theory subjects. And practical subjects, when you are feeling drowsy, sleepy, then you can touch practical subjects. You will not sleep because your mind will become alert. So timings are very important. Select such timings where you are alert and you can work out very well. Timings are important. Second one is read the subjects loudly. Read the subjects loudly. So when you read the subject, what happens? Your voice is going to hear, your eyes and mind also will become alert, and you will not sleep, and you'll be learning the subject very well. So loudly read it. And there is a complaint from many students, madam, if I read very loudly then I'll become very tired. Who told you to read very loudly? Loudly in the sense that your voice should be audible to your ears and mind, that's it. In that way you read the subject 45 minutes, 1.5 hours, you can read. Then after that, when you feel tired, take any practical subject or otherwise stop reading and recollect the points, write down and see the points. In that way you can do it, but reading loudly is very important, especially theory subject. The third principle is that imagination technique. When you are reading theory subject, don't simply read like a novel or something else. Read the theory subject by creating some imagination characters. Say for example, I am reading a story about related to Maharana Pratap. The moment when I touch the book and Maharana Pratap I am reading, now I will create first Maharana Pratap character and the related characters and what was his activities, everything just imagine like a movie. And Mughals, how they have attacked, how he started protecting, how brave he was, and the role of Akbar, the role of brave horse, that is Chetak. All these things, imagine that's it. You will never forget the subject. Not only history, botany, any subject you can. Suppose you are taking botany. In botany, what is the plant you are studying, the functions, its part, everything, imagine it. Then you will never forget it. How to imagine?
imagine in 32 inches or 42 or 48, 55. No. 70 mm screen, you just imagine. Then subject will be very strong. It will store in your long-term memory. Imagination technique. Next one is that, fourth point is that revision technique. Especially these subjects. You have to revise more times. When you study new topic within 24 hours, if you can't revise, 90% of the topic you are going to forget. This is practically proved as per the research. That is why always you have to revise more. How many times you have to revise? I tell you. First time, read within 24 hours. Second time, within 1 week. Third time, within 1 month. And fourth time before exams. How many times you are reading? 4 times. 4 times when you are reading any subject, you just imagine. You are able to remember very well. And when you are revising the subject, please remember while revising, also imagine and that you are writing the side headings and everything on the air, or otherwise take a rough notes and write the side heading points, main key points, anything, synopsis, something you write, so that along with your revision, you are able to remember your side headings, key points, everything. Do this along with this revision. The more you revise, you are able to remember. And if you are able to remember automatically, when you sit in the exam, your hand will move like, non-stop, just like metro train. In that way it moves. So imagination technique. My fifth technique is that record side headings and everything on the air, or otherwise take a rough notes and write the side heading points, main key points, anything, synopsis, something you write, so that along with your revision, you are able to remember your side headings, key points, everything. Do this along with this revision. The more you revise, you are able to remember. And if you are able to remember automatically, when you sit in the exam, your hand will move like, non-stop, just like metro. When you read theory subject, nowadays you all are having normal phone or smartphone, whatever it may be, voice recording, that device is there. So when you are reading the subject, keep the voice recording and record it, especially theory subject. And whenever you feel bored, recorded thing is there, just keep it inside of your ears, or loudly you can hear it. If you can hear your voice is the sweetest thing in the world. You are able to hear and you feel like hearing your voice more times. And when you can hear your voice, you will never forget the subject. Believe me, trust me, practice it and start doing this and share your views with me. 5 techniques I told you. These are the 5 techniques. Which one is usable, easy, or all techniques if you want, you can follow all these techniques, but you must get the result. Ultimately, you should be the topper in the exams. And record it, especially theory subject. And whenever you feel bored, recorded thing is there, just keep it inside of your ears, or loudly you can hear it. If you can hear your voice is the sweetest thing in the world. You are able to hear and you feel like hearing your voice more times. And when you can hear your voice, you will never forget the subject. Believe me, trust me, practice it and start doing this and share your views with me. 5 techniques I told you. These are the 5 techniques. Which one is usable, easy, or all techniques if you want, you can follow all these techniques, but you must get the result. Ultimately, you should be the topper in the exams. लेवल में आईडीटी है, क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कॉन्सेप्चुअली तो सबसे पहले आपको क्लियर होना ही है कि वो सेक्शन क्या कहता है, वो प्रोविजन क्या कहता है, या वो टेक्स्ट है वो क्या कह रहा है. बट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि देखो आपकी जो एग्जामिनेशन है दैट इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. आप जो कोर्स कर रहे हो, यू हैव टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन जो है वो सिर्फ पुणे के स्टूडेंट से नहीं है. यू आर फेसिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो आपको अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि आप इन सभी स्टूडेंट से आगे जा रहे हो. देखो, बिगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो लर्न करके कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज दैट विल बी मगिंग अप. और फाइनली आपको आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, और कितने दिन आप याद रख सकते हो? यू विल फॉरगेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैड लर्नड. तो सबसे पहली चीज तो आपको जो भी थ्योरी सब्जेक्ट आपने हाथ में लिया है वो ये करना होगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट प्रोविजन इज सेइंग, और व्हाट दैट सेक्शन इज सेइंग, और व्हाट दैट टॉपिक इज सेइंग. बट अब देखो, सिर्फ समझ के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब देखो आपका सीपीटी का सुहाना सफर खत्म हो चुका है, जहां पे आपको एक क्वेश्चन है और 4 गोले हैं, और सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं. सब्जेक्ट्स को याद करना होता है. बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैम, हम चाहे कोई गाना ले लो या डीडीएलजे ले लो, याद है कि कौन से सीन पे शाहरुख खान काजल को क्या कहता है. बट प्रॉब्लम ये होता है मैम, हमें याद क्यों नहीं रहता है, क्यों हम इतने जल्दी सारी बातों को भूल जाते हैं. अब देखो, इसमें गलती आपकी नहीं है, हमारा ब्रेन ही इस तरह से काम करता है दैट वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स दैट वी आर लर्निंग और वी आर सीइंग. इनफैक्ट एक स्टडी है फॉरगेटिंग कर्व की, जो कहती है कि जो कुछ भी हम आज लर्न करते हैं, इन 20 minutes we forget 42% of whatever we have learned. 1 घंटे बाद जो भी हमने लर्न किया है उसका सिर्फ 30% हमें याद रहता है, और ऐसा करते करते 31 डेज के बाद जो भी हमने पढ़ा है उसका सिर्फ 21% हमें याद रहता है. तो अब अगर दोष हमारा नहीं है, हमारी मेमोरी का है, सवाल ये होता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम देख के बात नहीं बनने वाली, इसका सोल्यूशन जानना भी जरूरी है. तो देखो, अगर रिपीटेड इंटरवल्स में आप वही टेक्स्ट को अपने माइंड में रिपीट करो तो टेंडेंसी ये होता है कि फॉरगेटिंग कर्व को गिरने से आप बचा सकते हो. बट अब कितने इंटरवल्स में कब अपने आप को रिपीट करना है वो भी
करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली वही इंफॉर्मेशन अपने आप को रिपीट करोगे, यू आर वेस्टिंग टाइम। और अगर इंटरवल कहीं बढ़ भी गया तो क्या हो जाएगा, आप चीजों को भूलना शुरू कर दोगे। तो सही इंटरवल और सही गैप रिवाइज करने का क्या है, तो देखो जब कभी भी कुछ भी आप लर्न करते हो, सबसे पहला रिवीजन उसी वक्त इमीडिएटली होना चाहिए जब कभी भी आप वो प्रोविजन को लर्न करते हो। फर्स्ट इज इमीडिएटली यू हैव टू रिवाइज इट। सेकंड रीडिंग जो आपकी होती है, दैट शुड बी डन विद इन 24 आवर्स। मतलब एक दिन के अंदर आपको वापस से वही चीज को रिकलेक्ट करने की कोशिश की है जो आपने कल पढ़ा था। थर्ड रिवीजन हैज टू बी विद इन 1 वीक, फोर्थ विद इन 1 मंथ एंड द फिफ्थ रिवीजन हैज टू बी विद इन 3 मंथ्स। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लर्न की है दैट विल बी स्टोर्ड इन योर परमानेंट मेमोरी, और भूलने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज आपको करनी है कि यू हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग एंड रिपीटिंग योरसेल्फ व्हाटएवर यू हैव डन। अब देखो याद तो हमने कर लिया, बट एक दूसरी चीज पढ़ते पढ़ते आपको ये ख्याल में रखनी है कि आप जब कभी भी नया टॉपिक चालू करोगे, डायरेक्टली डोंट स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आप पहले रिव्यू करो, रिपीट करो और फिर नए टॉपिक के पास जाओ। मतलब आपको क्या करना है, आपकी बुक्स एक्चुअली बंद करनी है और अपने माइंड में ये रिव्यू करने की कोशिश की है कि इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, आपको कितना याद है, आपको क्या सारे पॉइंट्स डिफिकल्ट जा रहे हैं, क्या सारी चीजें आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और फिर उस टॉपिक के पास वापस जाओ और देखो आपने कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, क्या याद आया और क्या याद नहीं आया। अब जो भी टॉपिक आप करते हो उसके पहले आप रिव्यू करो जो भी आपने किया है। ये सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में एज अ सीए स्टूडेंट फॉलो की थी, एंड बिलीव मी ये सारी चीजें एक्चुअली वर्कड। और एक चीज आप कर सकते हो जब कभी भी आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, और वो है जब कभी भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्टडी इट लाउड। जो भी आप पढ़ते हो सिर्फ देखना नहीं है, एक्चुअली पढ़ना है। क्योंकि देखो सिर्फ जब आप देखते हो और आप समझते हो, यू जस्ट बिल्ड अ विजुअल कनेक्शन विद द टेक्स्ट, सिर्फ विजुअल कनेक्शन है। बट जब आप जोर से पढ़ते भी हो तो क्या होता है, विजुअल कनेक्शन तो है, साथ ही साथ एक ऑडियो कनेक्शन भी बन जाता है। तो अगर ये ऑडियो और विजुअल कंबाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, चीजें ज्यादा रिटेन्ड रहती है। इसलिए तो मूवीज इतनी याद रहती है, क्योंकि विजुअल कनेक्शन है और ऑडियो कनेक्शन भी है। समझ में आ रहा है? अब देखो इस तरह ये ट्रिक को आप कब ज्यादा बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हो, जब कभी भी कोई कीवर्ड है या इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप लाउडली पढ़ो। तो अगर आप वो कीवर्ड को या इंपॉर्टेंट वर्ड को आप लाउडली पढ़ोगे, क्या हो जाएगा, एक तो वो रिटेन रहेगा और प्लस आप वो कीवर्ड को या इंपॉर्टेंट वर्ड को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, वो सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे और बाकी सारी चीजें और सेंटेंसेस तो आप फ्रेम कर ही सकते हो। सो रीड लाउडली व्हाटएवर यू आर डूइंग। ये ट्रिक आप तभी भी इस्तेमाल कर सकते हो जब कभी भी यू आर गेटिंग बोर्ड, नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है, बोर हो रहे हो, तो चलते चलते पढ़ाई करो या जोर से बोलते बोलते पढ़ाई करो, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। प्लस देखो ये सारी चीजें जब आप फॉलो करते हो, साइमल्टेनियसली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर समरी नोट्स। क्योंकि देखो सीए या कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आप ले लो, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो है द पोर्शन इज लाइक एन ओशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नहीं समझा, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड, देयर इज ओनली वन कंस्ट्रेंट एंड दैट इज टाइम। मतलब आपका थ्योरी सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको एक दिन भी काफी होना चाहिए वो पूरे सब्जेक्ट को रिव्यू करने के लिए। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दी समरी नोट्स। और ये समरी नोट्स आज काम में नहीं आएंगे, कब काम में आएंगे, जब एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप पेपर लिखने जा रहे हो। तो वो फ्यूचर के बारे में आपको आज ही से प्लान करना शुरू करना है। और जहां तक देखो लॉ की बात है, स्पेसिफिकली फॉर लॉ, चाहे वो आईपीसीसी लेवल का हो या फाइनल लेवल का हो, आपको क्या करने की जरूरत है, डेफिनेशंस अगर कोई इंस्टीट्यूट पूछता है, यू हैव टू स्टिक टू द लीगल लैंग्वेज। आपको लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, बट दिस इज द रियलिटी। यू हैव टू यूज दोज लीगल टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स दैट द लॉ मेकर हैज यूज्ड। यू हैव टू कंपल्सरी स्टिक टू दोज लीगल वर्ड्स दैट द इंस्टीट्यूट हैज यूज्ड। सेक्शन नंबर अगर कोट कर सकते हो तो फिर तो क्या बात है, नथिंग लाइक इट। हाँ, और अगर केस लॉस भी कर सकते हो तो फिर अच्छा है, बट देखो कहीं पे भी गलत सेक्शन नंबर या अपने ही केस लॉस मत बनाना। कोई याद नहीं आया, नाम लिख दिया बस। देखो अगर आप गलत सेक्शन नंबर लिखते हो, आप दो इंडिकेशन दे रहे हो एग्जामिनर को, एक तो जो सही सेक्शन है वो नहीं आता है, और जो गलत सेक्शन कोट किया है वो भी तो नहीं आ रहा है ना। तो उल्टा जा रहे हो उसको इंप्रेस करने, सारी बाजी जो है वो पलट जाएगी। देखो आईपीसीसी लेवल में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि सेक्शन नंबर्स आप कोट करो, बट सीए फाइनल लेवल में यस, अगर आप आपके पेपर को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स पेपर, तो इट इज नेसेसरी टू राइट डाउन द केस लॉ नेम्स एंड द सेक्शन नंबर। और एक इंपॉर्टेंट टिप है, थ्योरी सब्जेक्ट्स चाहे वो आईडीटी है, डीटी है या वो लॉ है, आपके जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है और लेटेस्ट केस लॉज है उसको प्लीज आप ध्यान से पढ़ के जाना। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट अमेंडमेंट्स के ऊपर हर एक पेपर में 20 से 30 मार्क के सवाल पूछती है, क्योंकि इन्हीं से इंस्टीट्यूट डिस्टिंग्विश कर सकती है कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। बाकी के सारे केस लॉज जो है, जो भी सारे पुराने सेक्शंस है, वो तो रिपीटर्स को भी आते हैं और आपको भी आते हैं। देखो अगर एग्जामिनेशन में 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना, ओनली 20% ऑफ द क्राउड इज न्यू क्राउड, बाकी सारे 80% आर रिपीटर्स। तो अगर एग्जामिनर आपको डिस्टिंग्विश करना चाहता है, उसके पास सवाल कौन से है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये अमेंडमेंट वाले सेक्शंस ही तो है जिससे वो आपको डिस्टिंग्विश कर पाएगा। नहीं तो पुराने सेक्शंस तो आपने भी पढ़े हैं और वो पुराने बच्चे ने भी पढ़े हैं। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है जो लेटेस्ट केस लॉज है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, आप उनको थॉरली करके एग्जामिनेशन के पहले दिन पे प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन दो। पढ़ते हैं, अदरवाइज आप 4-5 दिन बाद फिर से वही बुक उठाते हैं, फिर से वही पहला पन्ना पढ़ा, आते आते फर्स्ट पेज के एंड तक नींद आ गई, या फिर सेकंड पेज तक आते आते नींद आ गई और जाके सो लिए। क्या ये कंटिन्यू प्रोसेस आपके साथ चलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई अलग प्रॉब्लम से नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम हर बच्चों को होती है। इनफैक्ट 98-99% स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है कि रीड कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है कि आपको बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, अगर आपने 1 पेज पढ़ा है, 2 पेज पढ़ा है, तो नेक्स्ट डे या जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वहीं से स्टार्ट करिए जहां पे आपने एंड किया है। इससे ये होगा कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में आप पूरी बुक पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट जब पूरी बुक खत्म हो जाए, वो डिपेंड आपके लाइक
स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस के ऊपर और कैसा आपका शेड्यूल है, किस स्पीड से आपको पढ़ना है, वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। कभी आपका एग्जामिनेशन सामने होगा, कभी आपका एग्जामिनेशन 6 महीने बाद होगा, तो सब आपके डिपेंड करता है कि आपको स्पीड क्या मेंटेन करनी है। नेक्स्ट टाइम जब आप वो बुक पढ़ेंगे तब आपको कुछ समझ आएगा कि हाँ यार ये चीज मेरे को आती थी, अरे हाँ यार ये वाला पॉइंट्स मेरे को आता था, ये चीज क्लियर होगी। हर बार क्या करते हैं, एक पेज पढ़ा सो गए, फिर से आए फिर वही पेज पढ़ा सो गए, मतलब उस पेज पढ़ने में हम माहिर हो जाते हैं, बाकी सब चीजें स्किप, और फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि अरे यार थ्योरी मुझसे होती नहीं है, मैं क्या करूं। सो ऑलवेज उसको एक सिस्टमैटिक बना के 3 टाइम्स तो पढ़िए एक किताब को, अपने आप वो चीज रूटीन में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर ओन वर्ड्स। कई बार क्या होता है जब हम रीड कर रहे होते हैं ना, तो रीड करते वक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एक सेंटेंस में या फिर एक चैप्टर में, कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे आप मिस आउट कर जाते हैं उस चीज को। तो उस चीज को अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसका एक उस जो थ्योरी है उसका एक नोटबुक रखिए, उस चैप्टर वाइज उसके सारे पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए कि भाई अगर 4 लाइन पढ़ी इसमें 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए कि भाई अगर 4 लाइन पढ़ी इसमें 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10 लाइन पढ़ी है इसमें 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को मेंशन करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट है रिपीटिंग प्रोसेस। अमेरिका के एक रिसर्च यूनिवर्सिटी और मेरा खुद का अपना एक रिसर्च बताता है कि हमारे 24 घंटे में अगर हमने अभी कोई किताब पढ़ी या कोई चैप्टर पढ़ा तो आने वाले 8 घंटे के अंदर अंदर उसका 90% पार्ट हम भूल जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, सीधी एक लाइन जा रही है, इसको बीच में तीन पॉइंट्स मैंने डाल दिए, पहले पॉइंट के बाद सेकंड तक जाते जाते 90% आप भूल चुके हैं, लेकिन अगर वहीं पे आप फिर से उसको पढ़ लेते हैं तो अगले 8 घंटे तक पहुंचते पहुंचते अब आप 70% भूलते हैं। मतलब जहां पे आप पहले 90% भूलते थे अब 70% भूल रहे हैं, मतलब इट मींस कि आपको 30% तो याद है। अगर आप उस गोइंग प्रोसेस को 8 घंटे के अंदर फिर पढ़ लेते हैं तब आप सिर्फ 30% भूलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 70% आपको याद रहता है। तो दोस्त, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर 3 बार रिकॉल करिए, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी चीज 70% तक याद होती है। मतलब भूलना वहां भी है, और ये स्टूडेंट साइकिल है। अगर आप वो चीज भूलेंगे नहीं, वो चीज हमेशा आपके माइंड में रहेगा, तो आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन जाएंगे। और फ्री में खैरात में कोई चीज किसी को नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। और एक लाइन में आप सबके लिए यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेहनत जो होती है ना वो सीढ़ियों की तरह होती है, और जो लक भाग्य जो कहते हैं ना वो सब कुछ याद हो गया इसको, ये तो टॉपर स्टूडेंट है यार, वो एक लिफ्ट की तरह जाता है। लिफ्ट कभी भी धोखा दे सकता है आपको, बीच में अटक सकता है, बहुत दिन तक रोक सकता है आपको, बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन सीढ़ियों में एक मेहनत होती है। अगर आपने स्टेप लिया, शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जब बार बार चलना सीख जाएंगे तो कभी भी सीढ़ियां धोखा नहीं देती, वो अपने मंजिल तक लेके जाती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस पर चलना चाहेंगे या नहीं, लेकिन वो सीढ़ी अपने मंजिल तक जरूर जाती है। आप रास्ते में रुक जाएं, ये आपकी गलती हो सकती है। इसीलिए लिफ्ट हमेशा वो टॉपर, वो लकी स्टूडेंट की तरह है, और सीढ़ियां हमेशा आपकी तरह है जो आप मेहनत करते हैं। दिक्कतें आएंगी लेकिन मंजिल तक जरूर लेके जाएंगी। और दोस्तों नेक्स्ट है लैंग्वेज। देखिए मैं खुद मानता हूं, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइक जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट होता है और अचानक वो स्विच करते हैं इंग्लिश में, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जस्ट लाइक जब आप एक इंग्लिश में कमेंट्री सुन रहे होते हैं वो बोरिंग करता है, सडनली स्विच करते हैं हिंदी के ऊपर, आपको एक पॉइंट समझ आने लगता है। वही है हमारा लैंग्वेज का प्रोसेस। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अचानक स्विच करते हैं इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बोरियत देता है, और ये रियलिटी है, इसको आप नकार नहीं सकते। और मैं दोस्त बताऊं, मैं इस चीज में आपकी दोस्त नहीं मानता। ये एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया का, जहां पे उसने इस तरीके की बहुत कहते हैं ना कि हम हमारा चीजें प्लीज ध्यान में रखें। अगर आप कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो बोरिंग नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता अनटिल अनलेस वो आपको समझना है। अगर समझ नहीं आता तो फिर ही बोरिंग होता है। तो पहले क्या करना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले जब आप कोई भी थियरी सब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग ले लो, मैनेजमेंट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो, कंपनीज लॉ ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पता करो कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो। ऑफकोर्स अगर वो सब्जेक्ट आपके कोर्स में है तो किसी रीजन से होगा, क्योंकि वही चीज आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। अगर अकाउंट्स आपके कोर्स में है, अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ओके फाइन, लॉ, कंपनी लॉ अगर आपके कोर्स में है तो फ्यूचर में आप जब ऑफिसेज में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, काम करोगे तो वहां पर वो चीज आपको काम आएगी, इसलिए वो आपके कोर्स करिकुलम में, राइट। सो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है आपके कोर्स में रखने की वजह से। सेकंड, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्या है, नीड क्या है, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आने वाला है, उससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड ऑफ द डे वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट किया है तो कोई भी पर्सन ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इस बंदे को के लोग थियोरी सब्जेक्ट्स नहीं प्रेफर करते। नेक्स्ट है ट्राई टू रिमेंबर व्हाट यू लर्न। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन 4 चीजों को कंसिडरेशन में नहीं लोगे, क्यों है आपके कोर्स में, सेकंड उसकी जरूरत क्या है, फ्यूचर में क्या नीड होगी, थर्ड अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज या तो अपनी मैम से या नेक्स्ट से या कहीं और से या यूट्यूब वीडियो से पता करें और उन डाउट को खत्म करने की कोशिश करें। एंड लास्ट, आप जो भी पढ़ते हो उसे याद रखने की कोशिश करें। याद रखने के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आपके टीचर्स या फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जितना आपने पढ़ा उतना आपको याद रहे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऑफ प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म टू टेक द बेस्ट रिजल्ट्स। तो इससे क्या होगा, देखिए एक तो आपकी थोड़ी जो स्पीड है वो कंट्रोल होगी और कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपका छूटेगा नहीं और एक एक अक्षर आपको समझ में आएगा और इनकेस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि हमने थ्योरी पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, आफ्टर दैट उस टेक्स्ट को रीड किया और कैसे किया वो मैंने आपको बताया। इसको फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद अगेन रीड इट, सेकंड टाइम अगेन रीड इट, थर्ड टाइम। जब आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब आपने 2-3 बार पढ़ा, आपके दिमाग में कुछ आ गया, आपने जो अंडरस्टैंड किया था वो थोड़े वर्ड्स आपको मिल चुके हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम एज इट इज वर्ड टू वर्ड उसे याद नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा थ्योरी पेपर नहीं है जिसको में हमें वर्ड टू वर्ड एज इट इज लिख के आना होता है। हमें टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, उसे 2 से 3 बार पढ़ा, कुछ केसेस के अंदर 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है। मेरे केस में मैं कोई भी थ्योरी तैयार करता हूँ मुझे 4
4 बार पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, टेक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स 10 मिनट्स और व्हाटएवर कोई भी चीज आप करना चाहते हैं वो करिए आप। उसके मतलब जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद उसे एक बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट। आप लोग करते क्या है, टॉपिक अंडरस्टैंड किया, उसे आंखों की स्पीड से फटाफट पढ़ लिया और राइटिंग प्रैक्टिस उसकी नहीं करते, सीधे उस टॉपिक को आप लिखते हैं कहां पर जाकर, एग्जाम के अंदर, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आपने टॉपिक एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, फिर पढ़ लिया, तो उसको 10-15 मिनट का थोड़ा सा टाइम गैप देकर उसे एक बार लिख के जरूर देखिए। अगर आपने उसे वहां पर लिख के देख लिया, आई प्रॉमिस टू यू कि वो लाइफ टाइम आपके लिए टॉपिक प्रिपेयर हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है तो सीधे आप बुक मत खोलिए, टेक्स्ट बुक, वो जो आपने लिखा था जहां पर, वो भी प्रॉपर आपका रजिस्टर होना चाहिए। ये नहीं कि जहां मर्जी पेपर मिल गया उस पे लिख लिया। एक रजिस्टर मेंटेन करिए, जहां आपको जैसे प्रैक्टिकल पेपर के लिए मेंटेन करते हैं, सेम यू हैव टू मेंटेन द रजिस्टर फॉर थ्योरी पेपर। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वही रजिस्टर आप खोलेंगे जहां पर आपने लिखा था और अपने वर्ड्स जो आपने लिखे थे उनको ही रीड करिए। इससे फायदा क्या होता है, दैट गिव्स यू अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कि हाँ आपने टॉपिक कभी पढ़ा था और लिखा भी था, मतलब ये टॉपिक आपको आता है, ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है और आप देखेंगे कि फटाफट वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। जब आप उसको 1-2 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो फिर आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, ये खामा ऐसा सोच रहा था कि मुझको नहीं आता। ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताई है मैंने, सॉरी आपको। प्राणायाम ये सब जरूरी है। चूरन, यदि नींद या आलस आ रहा हो, 6 आवर पढ़ चुके हैं फिर भी, तो चूरन लो। चूरन खट्टा या मीठा, तीखा खट्टा खाने से नींद या आलस टूट जाता है। पढ़ाई के दौरान यूज करो 3 इडियट्स। मीठा खाने से और नींद आता है। नींद फुल है फिर भी आ रहा है आलस या नींद, तो चूरन लो। मैक्सिमम वाटर इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। आइज के लिए चम्मच या गिलास, जलन लगे तो आइज या फेस तो को ड्राई करने के लिए आइज इसको यूज करो। ड्राई आइज स्टडी हार्ड के लिए थोड़ा गेन इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न, फॉल इन लव विथ सब्जेक्ट, लर्न लाइक अ चाइल्ड। अगर ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, यह पूछो, इससे इंटरेस्ट पैदा होगा। हैविंग अ डेडिकेटेड स्टडी एरिया, डेडिकेटेड प्लेस पर अगरबत्ती, पूजा सब सारी जगह शुद्ध डेडिकेशन बढ़ता है इससे। वी गेट इन्फ्लुएंस बाई आवर एनवायरमेंट इन विच स्टेइंग। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम रीडिंग। बचपन में टीचर्स वर्ड लिखवाते थे, लिख कर हम पढ़ते थे। मोटिवेट योर सेल्फ फॉर वॉक, हियर कृष्णाज महाभारत मोटिवेशन फॉर डूइंग इनकरेज। 30 मिनट्स पढ़कर 5 मिनट रेस्ट लो। फिंगर पर गिनते हुए याद करो, तुलसीदास सभी। एक बार एक लाइन कर 3 बार पढ़ो, फिर सुजल की तरह हिंदी में 2 से 3 बार समझो, फिर अगला लाइन, फिर रिवाइज। 3 लाइन पढ़कर श्यामल की तरह आंसर पर हाथ रखकर 3 बार रिवाइज कर लो। 3 मिनट में 6 लाइन रिवाइज, 5 मिनट में 6 लाइन याद। 1 बार देखकर लिखो और 2 बार बिना देखे हुए लिखो। 5 से 10 क्वेश्चन करके 10 मिनट रेस्ट लो, सो जाओ। इस तरह से 24 आवर पे रिवाइज, 7 आवर पे 1 महीना में, 3 महीना में। बोलना समझाना से 60% याद रहता है, लिखने से नहीं। अभिषेक स्टडिंग लॉ और अकाउंट्स, सर या फ्रेंड से पढ़े समझे, 2 पेज 1 पारा, फिर उसे स्टॉप कर दिया। खुद उसका ओवरव्यू रिवाइज करें, एक लिमिट तक पढ़ के बैक का रिवाइज। यही क्लास में जब सर 1 आवर पढ़ा दिए, फिर 10 मिनट ब्रेक में उसे रिवाइज कर लेना, ओवरव्यू ले लेना। जब माइंड कहीं भटके तो कान खींचो, कंसंट्रेशन आ जाता है। इल्हाम, अभिषेक, ये लोग कुछ भी पढ़ने, ओरल याद के बाद बुक बंद कर ब्रेन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक कॉपी में लिखना, थ्योरी से इम्प्रूव होगा। रंबानी सर, एफर्मेशन यूज से जो काम में हम 30 मिनट में थक जाते हैं 4 आवर तक बिना थके कर सकते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख कर याद कर सकता हूँ, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट में, एंड थ्योरी अच्छा है। विशाल, सुजल, चीज़ों और कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझा कर पढ़ो, खुद को समझाओ बार बार। कोई हार्ड क्वेश्चन है तो किसी से समझ लो, फिर खुद को हिंदी में बार बार समझो। पवन, स्टार्टिंग में हमारा कंसंट्रेशन हाई नहीं रहता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसी तरह से धीरे धीरे पहले एक क्वेश्चन है। मेमोराइज में विजुअल टेक्स्ट को देखते हुए रिकॉर्डिंग ऑडियो यूज करें। अंकिता पटानी, रूटीन, रिवार्ड, डिस्ट्रक्शन, fall in love with subject, learn like a child, what is this, what is that, ask, learn effectively and be active, then learn। 25 या 50 मिनट का पढ़ाई, उसको 5 से 10 मिनट वाला एक नैप, रेस्ट लेना है, गैप लेना है। डेडिकेटेड स्टडी एरिया होना चाहिए, स्टडी टेबल, लाइब्रेरी। एक इज डे हैबिचुअल, मतलब 1 टाइम
1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम रीडिंग। चाइल्डहुड में हम वर्ड्स याद करते थे। रोमन साइनी ट्राई टू स्टडी एट वन प्लेस। एक टेबल चेयर ले लिया, बेड का कोना बिस्तर कहीं भी एक रिचुअल बन जाता है। 5 से 10 मिनट ब्रेक लेते हुए पढ़ता है। चाय और कॉफ़ी का 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते लेते 9 AM में स्लिप वॉकिंग एक्सरसाइज ये सब करके खाना खा के लाइब्रेरी चल जाना। 25 मिनट पर ब्रेक करते हुए पढ़ना। पीपल ऑलवेज रिमेंबर हाईलाइट्स एंड कीवर्ड। एग्जाम की तैयारी को एग्जाम की दृष्टि से नहीं, नोट्स की दृष्टि से देखना है। एक गोल बनाकर पढ़ो। मैं 1.5 आवर में 4 से 6 तक ख़त्म कर दूंगा और मैं आवर में 10 पेज ख़त्म कर दूंगा, ऐसा गोल होना चाहिए। जो पढ़ो इमीडिएटली वह कॉन्सेप्ट किसी को पढ़ा दो। जब आप मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे। किसी को पढ़ाना, टेस्ट देना, इस तरह से याद रहेगा। 6 ईयर प्लग स्लीपिंग पैड अप्लाई करना। 10 मिनट्स जो लीजर टाइम मिलेगा। आइज को मसाज करना है बेस्ट। बी एक्टिव लिसनर। एक कदम आगे चलो टीचर से। जो सर पढ़ाने वाले हैं उससे पढ़ कर जाओ। डू नॉट लीव क्लास बिफोर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऑसम लाइफ हो जाएगी। मोटिवेटेड वे में स्टडी के लिए रिवार्ड योर सेल्फ श्योरली। नीति मैम ओनली स्ट्रेचिंग के कारण मैं दिन भर वर्क कर लेते हैं। पढ़ाई के गैप में सीट पर बैठे मत रहो, वॉक कर लो, लंच करो, खड़ा हो जाओ। जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, माइंड स्टेट चेंज हो जाएगा, इससे फिर और पढ़ पाओगे। रिवार्ड योर सेल्फ मोटिवेटेड वे में। हमने ओपन बुक सिस्टम में याद करके लिखना है। जब भी अपने क्लास में चीटिंग होती है, एक रूल याद रखना, जिस भी चीज में तुमने चीटिंग की 4 डेफिनेशंस थे, ये लिख के लाना। ठीक है, चारों के चारों डेफिनेशन 5 बार लिख के लाना याद करके। फिर भी अगर तुम चीटिंग करोगे दूसरे दिन ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तुम जितने दिन चीटिंग करोगे उतने दिन ये 5-5 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, पढ़ाई तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। एक बात आप समझ लो, आपको सीए बनना है, सीए बनने का एक ही रास्ता है। रास्ता तुम्हारे हिसाब से चेंज नहीं होगा, तुम्हें रास्ते के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर रास्ता तुम्हारे हिसाब से चेंज हुआ तो सीए सिर्फ तुम ही बनोगे, और भगवान को क्या सिर्फ तुमको ही सीए बनाना है या बहुत सारे लोगों को बनाना है? तो वे कॉमन होना चाहिए या तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी चल सके, ये रास्ता है और इसी हिसाब से होता है। एंड आई एम बीइंग वेरी जनरस कि मैंने आपको सिर्फ 5 टाइम और 10 टाइम बोला, तो मेरे पास सीए इंटर में आओगे ये 50 टाइम्स होता है। सीए इंटर के किसी भी स्टूडेंट को मेरे को पूछ लेना जिन्होंने अभी भी बैच किया लास्ट वाला, बोलना दर्शन सर के साथ चीटिंग किया और कोई चीज याद नहीं किया तो सर कितने बार लिखने लगाते? उनका एक रजिस्टर तो सिर्फ 50-50 बार लिख के खत्म हुआ है, 200-250 पेजेस का, सिर्फ 50 बार चीजों को लिख के। एक तो तुम वैसे पढ़ोगे, नहीं तो तुम ऐसे पढ़ोगे, लेकिन तुम पढ़ोगे जरूर। तब तुमको डिसाइड करना है वैसे या ऐसे। ठीक है, तुम्हारा चॉइस है। और मुझे लगता है अपन इतने मैच्योर है कि अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपना समय कहां बचे। अगर कल तुमने डेफिनेशन याद नहीं किए तो तुमको ऑब्वियसली, अब जहां तक मैं तुम्हें, देखो बात तो सुनी होगी, घोड़े को पानी तक लेके जाने का काम मेरा है, लेकिन पानी तो तुमको ही पीना पड़ेगा, वो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं पी सकता। अगर मैं तुम्हारे पेपर लिख सकता तो मैं जरूर लिखता दर्शन खरीद 400 बार सीए बना। बोलो कैन आई डू दैट? तो पढ़ना किसको पड़ेगा। और इसका प्रॉमिस जरूर करूंगा, आपको चाहे तकलीफ हो या आपको बुरा लगे, मैं आपको कोई भी गंदी आदत नहीं लगाऊंगा। गंदी आदत है जैसे बच्चों को रिलैक्स छोड़ देना, ये मैं नहीं लगाऊंगा। बाकी कोई टीचर करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको फाउंडेशन के हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं करता। मैंने पढ़ाना फाइनल के हिसाब से शुरू किया तो मेरे को पता है कि जो फाउंडेशन में कमजोर होता है वो इंटर पे फ्लंक होता है। भले फाउंडेशन पास हो जाए लेकिन वो इंटर पे फ्लंक हो जाएगा। जो इंटर पे कमजोर होता है वो फाइनल पे जरूर फ्लंक होगा। तुम एक भी लेवल पे जहां पे कमजोर हो, तुमने याद रखना उस लेवल पे तो भले तुम निकाल दोगे, लेकिन अगले लेवल पे तुम फ्लंक जरूर हो जाओगे, क्योंकि तुमको चैलेंज लेने की ताकत ही नहीं है। सो मेरे को ये आइडिया पक्का है, चलने का रास्ता बेटा ये है। ठीक है, अब तुमको बुरा लगेगा, सर 5 टाइम कौन लिखवाता है? बचपन में ऐसा करवाते थे, हमको तो बचपन में भी नहीं करवाते थे, लेकिन 5 टाइम से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया ज्यादा। तुम कोर्स कौन सा कर रहे हो? इसमें कुछ भी नहीं करोगे, फाइनल पे आओ तब भी नहीं करोगे, और जब आप ये नहीं करोगे आपको क्या लगता है पास हो जाओगे? अच्छा, ऐसा कोई है क्या कि जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर होमवर्क करके पास नहीं हुआ जा सकता, एक बेटर वे है मेरे पास पास होने का? तो नेक्स्ट टाइम से रूल है अपना, जिसने चीटिंग किया, तुमने 4 डेफिनेशन में याद करने को बोले थे, चारों याद करके लिखने थे, तो आज जब तुम बोलते थे ना तो सिंक में दान 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 डेफिनेशन बाहर निकलते थे, बट नहीं आए। जब मैंने पूछा कितने लोगों को 4 डेफिनेशन याद है, वो एक आदमी ने हाथ रेस किया। दिस इज नॉट डन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 4 ही डेफिनेशन का तुम्हारा सीए फाउंडेशन लॉ का एग्जाम है, पूरे पेपर में 4 ही डेफिनेशन है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जरूर पढ़ोगे, पूरा याद करोगे, तो वैसे ही पढ़ो ना। इमेजिन करो 4 डेफिनेशन है एग्जाम में, उस दिन के लिए वो एग्जाम में 4 ही चीजें। ठीक है, आज का तुम्हारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, उसके अंदर तुमको 4 डेफिनेशन 5 बार लिखनी है। इस तरीके से पढ़ना, हर रोज जो बंदा बैठ के एग्जाम देगा वो ऑब्वियसली फाउंडेशन पास हो जाएगा। थ्योरी टॉपिक है, पढ़ के नहीं होगा।
सर मेरे को बच्चे पूछते हैं सर इंटर पे और फाइनल पे, सर मैंने वो पढ़ा लेकिन सर मार्क्स से नहीं आते। मैं बोलता हूँ तूने वो पढ़ा तूने लिखा कहाँ? एग्जाम ओरल है या राइटिंग में है? ओरल है या राइटिंग में है? तो प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने तुमको लिखने के लिए बोला, मैं तुमको पढ़ने के लिए नहीं बोला। और कल अपन ने वाली पेनल्टी कम करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आपने नहीं किया तो आपको ये पेनल्टी लगनी है। क्लियर है सर? आपको जैसे पढ़ना है जो पढ़ना है अभी करो, लेकिन मेरे को चारों डेफिनेशन अभी ऑन टंग चाहिए। मैं किसी को भी पूछूं मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए मुझे पाइजे। आइडिया क्लियर है? शुरू हो जाओ, गो फॉर इट फास्ट। डोंट ओपन द बुक। जो भी चीज याद करनी है बुक खोलनी ही नहीं। एग्जाम याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का। तो बुक ओपन करके याद करते हैं या बंद करके? तो स्टेप नंबर 1 डोंट ओपन द बुक। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2 जो भी याद करना है ट्राई टू रिमेंबर। ट्राई टू रिमेंबर। सर ट्राई टू कैसे? कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे याद होगा? चलो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ चीज नहीं, ठीक है? इतना तो याद आएगा कि दिखता कैसा है डेफिनेशन, कि भाई पहले एक लाइन थी फिर 2 पॉइंट्स थे, इतना तो याद आएगा। अब थोड़ा और अंदर जाओ, थोड़ा सोचो। सो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप नंबर ए, याद करो वो पेज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है? कि तुमको उसका ग्राफिक व्यू आ रहा है क्या, उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या डेफिनेशन कैसा दिख रहा था वो याद आ रहा है क्या? वही याद नहीं आया तो तकलीफ है, लेकिन याद करो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है? स्ट्रक्चर याद आया, फिर जाओ उसके लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन 1 याद करो। ठीक है? 10-12 सेकंड देने लाइन 1 याद करने के लिए। लाइन 1 क्या था? ऑफर का डेफिनेशन है, ऑफर का लाइन 1 क्या था? 5-10 सेकंड दे देने। ठीक है? कुछ याद आया? ठीक। नहीं आया कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर सी, रिमेनिंग पार्ट लाइन 2, फिर लाइन 3, फिर लाइन 4, ऐसा रिमेनिंग पार्ट याद करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? और फिर पॉइंट नंबर डी यहां नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, अब बुक ओपन करो एंड रीड डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन है उसको रीड करो, और फिर जो तुम भूले हो, वॉट एवर यू हैव फॉरगॉट, वेयर एवर यू हैव मेड अ मिस्टेक, वॉट एवर यू थिंक विच इज स्पेशल टू बी रिमेंबर, सच एज कीवर्ड्स, ये सब चीजों को मार्क कर दो। सर लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं आया, पूरी डेफिनेशन मार्क कर दो। बुक तुम्हारी है, ठीक है? अच्छा ठीक है। उसके साथ किसी को जाने की जरूरत है या अकेला जा रहा है? हाँ ठीक है। अगर कोई मिस्टेक की है, कोई स्पेशल पॉइंट है या कोई कीवर्ड है, जैसे कीवर्ड सच एज सिग्निफाइज इज असेंट या सिग्निफाइज हिज परमिशन, ओपिनियन, इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, ठीक है? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कीवर्ड्स है। एब्सटेन, असेंट, सिग्निफिकेंस, ये कीवर्ड्स है, तो इनको आपने मार्क करना। फिर स्टेप नंबर 5, अगेन क्लोज द बुक, अगेन ट्राई टू रिमेंबर। स्टेप नंबर 6, रिपीट। जब तक याद नहीं होता रिपीट। अच्छा समझ में आ रहा है? जब हम बोलते हैं पढ़ो, बच्चा क्या करता है? हाँ, दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज जस्ट रीडिंग। नॉवेल इस तरीके से पढ़े जाते हैं, मैगजीन इस तरीके से पढ़े जाते हैं, स्टडी बुक्स नहीं। आपको उसको याद करना है, आपको कंटेंट प्रेजेंट करना है। अब एक्चुअली आप बोलोगे सर ये तो मगप वाला सिचुएशन हुआ, मैं आपको मगप करने के लिए बोल ही नहीं रहा। आप अगर इसको कंसेप्चुअली भी याद कर लो ना, और थोड़े बहुत वर्ड इधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरे को कीवर्ड चाहिए और मेरे को कंसेप्ट चाहिए। बाकी तुम स्ट्रक्चर सेम रखो, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, हाँ है ना? तो स्ट्रक्चर सेम रखो, कीवर्ड सेम रखो, कंसेप्ट रखो। बाकी तुम वर्ड इज द और विद हैश पुट दिस डॉट डूम डूम सब इधर उधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को कीवर्ड्स कंसेप्ट एक जगह पे चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं आपको ये भी बोलता हूं, अगर आपने कीवर्ड्स और कंसेप्ट एक जगह पे लाने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज उस तरीके से आ जाएगी जिस तरीके से टेक्स्ट लिखा है। ये ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज वो भी लिखा इंसान नहीं है, उसने भी कीवर्ड सोच के लिखा होगा, कंसेप्ट सोच के लिखा होगा। तो अगर तुम भी सेम चीज कर रहे हो, कीवर्ड्स और कंसेप्ट सोच के लिख रहे हो, तो तुम्हारा लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा, क्योंकि तुम भी इंसान ही हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये हमारे स्टेप्स है, इस हिसाब से करना है। ठीक है? अपन स्लो जाएंगे, कोई कहीं नहीं, अपन स्लो। ठीक है? ये चीज को याद रखना कि कल जाके अगर डेफिनेशन उन्हें पूछा तो अपने जैसे कोई लिख ना पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? पहले याद करो, ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है, कौन सी है, फिर ओपन करो, फिर देखो, स्टेप्स जैसे कि वैसे फॉलो करो। थोड़ा अच्छा लग रहा है? कुछ तो किया, बोलो हाँ यार, ये एक ड्रॉप है, ठीक है? दिस इज 1 ड्रॉप। एवरी डे यू ऐड इट। इंसान इस वजह से पास नहीं होता कि वो कितना पढ़ता है, इंसान इस वजह से पास होता है कि ऐसे कितने ड्रॉप्स वो ऐड करता है सेटिस्फैक्शन के। तुम्हारे जितने ज्यादा ड्रॉप्स रहेंगे सेटिस्फैक्शन के, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना बेटर तुम लिख पाओगे। तुम अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, मैं आपको चाहिए तो बीच में 2 टेस्ट पेपर दिखाऊंगा, एक कॉन्फिडेंट बंदे ने लिखा हुआ टेस्ट और एक अनकॉन्फिडेंट बंदे ने लिखा हुआ टेस्ट। लैंग्वेज पर से आप समझ जाओगे कि ये अनकॉन्फिडेंट है, उसने को लिखने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उसका उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लिया ही नहीं। समझो तुम क्रिकेट खेलते हो, बचपन में पहली बार जब बैट उठाई तो समझ में नहीं आता था कैसे खेलूं, कैसे भी घुमाते थे। जब तुमको समझ में आने लगा कि नहीं भाई मैं बैट, चलो क्रिकेट छोड़ो, क्रिकेट तो लड़कियां खेले, खेले नहीं खेले,
बम खेलने लगता है। बचपन में फर्स्ट टाइम जब तूने साइकिल चलाई तो कॉन्फिडेंस आया होगा, पर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके सुपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि फिर अब साइकिल के ऊपर मैं हरकतें भी कर सकता हूँ, फिर हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के, फिर आदमी छोड़ के, साइकिल छोड़ के, हर चीज पाई की अपन ने। सो इट इज द सेम। तुम अभी लॉ चलाना सीख रहे हो, लेकिन मेरे को तुमको वहां जाके नहीं छोड़ना है कि भाई तुम सिर्फ लॉ चलाना सीख जाओ। मैं ये चाहता हूं तुम हाथ छोड़ के लॉ चलाओ, पैर छोड़ के लॉ चलाओ, घूम फिर के लॉ चलाओ, लॉ छोड़ के भी लॉ चलाओ। जिस तरीके से तुम साइकिल मैनेज कर सकते हो ना, अगर उस तरीके से तुम लॉ मैनेज करना सीख गए तो कोई भी दुनिया का लॉ का एग्जाम तुमको नहीं तोड़ सकता। कल जाके तुम्हारा साइकिल चलाने का एग्जाम हुआ, ये कैसे चला सकते हो? तुमको क्या लगता है तुम फेल होंगे या पास होंगे? सेम कॉन्फिडेंस अपने को यहां देखिए आर्मी से ज्यादा होता है, हमेशा इधर उधर छटकते रहते हैं। हम लोग में हमेशा अजीब टाइप का होता है, देहात में बोलते हैं ना दहिया भरिया रहा है हमारा, तो भरिया रहा है, बकलवा जाके आरबीसी चेक कराओ, हीमोग्लोबिन घट गया, घटा होगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ना एक आयरन की गोली दे देता है, देखेंगे कैप्सूल टाइप का रहता है आयरन की गोली, खाइए 10 दिन एकदम बढ़िया से टंटना जाइएगा। तो ये आपके अंदर हीमोग्लोबिन, याद रखिए अगर आप मेल है तो 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल है तो 13 ग्राम। अगर ये नहीं है तो आप स्टूडेंट लाइफ आपका बर्बाद करेगा, एकदम याद रखिए, क्योंकि आप में ना एकदम बदन गिरा गिरा रहेगा। आप लेटिएगा तो तकिया को 3 बार मोड़िएगा, आराम कीजिएगा, पढ़ने जाइएगा तो कॉपियां पलटते रह जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन को आप अच्छे से, उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे गांव वगैरह के लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अब दूसरा तो होता है एकदम सुतुआ, एकदम ओ माय गॉड खांसी हो गया, ओ माय गॉड बुखार, धूप में निकलेगा तो बुखार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका WBC 10,000 से कम है, एकदम झुनझुना हो गया रहता है, मतलब इतने सुतवार है, सतवासल, एकदम बीमार पड़ते रहेगा वो। तो आप अपना WBC चेक कराइएगा, खास करके कोरोना में तो जल्दी चेक कराइएगा, क्योंकि अगर WBC ठीक है ना तो कोरोना भी कुछ नहीं करेगा, और WBC गड़बड़ है ना तो कोरोना समेट देगा आपको इस बार। तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक कराइएगा। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता टायर ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है। अगर आपने प्लेटलेट 2 लाख है ना तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, अब कुछ सोच रहा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा तो कमर दर्द करेंगे, ओ दादा शुक्रवार बकलोलवा कौन सी रिजल्ट होगा तुम लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लगता। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके, प्लेटलेट अगर ज्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी लड़कों को आप देखते हो सोच रहा 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़का था हम लोग के साथ, सरफराज, सुबह 6 बजे से जब पढ़ना चालू करता था ना तो एक ही बार उठता था 1 बजे, जब खाना आता था तब खाना आ गया चलो खाओ। इतना पढ़ने में मतलब उसके अंदर स्टेमिना थी। तो हम लोग यही सोचते थे सूर्य पढ़ता कैसे इतना जाने। तो आप लोग भी अपना प्लेटलेट चेक कराइएगा। अगर प्लेटलेट कम है तो पढ़ने की इच्छा तो करेगी, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाइएगा। और तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इच्छा नहीं करेगा। तो देखिए ये ससुरा कमवा स्टार्ट करा देता है और ये देर तक कराए रखता है। तो सब जरूरी है, इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, इत्मीनान से अपना प्लेटलेट चेक कीजिए, 2 लाख है कि नहीं, WBC 10,000 है या नहीं, हीमोग्लोबिन लड़का है तो 14, लड़की है तो 13 है या नहीं, और अगर नहीं है तो डॉक्टर इसके लिए अच्छा बताएगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने घटाने के लिए अपने से मत कीजिएगा, अपना रिस्की हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि प्लेटलेट को कैसे बढ़ाइएगा। देखिए प्लेटलेट जो होता है ना डेंगू में बहुत घट जाता है। डेंगू में ये प्लेटलेट 30,000 चलाता है, 20-20 हजार तक चलाता है। हमको जब डेंगू हुआ था ना सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो एक हॉस्पिटल में गए थे, तो फर्स्ट फ्लोर से हमको नीचे उतरना, और हमको डेंगू था पता नहीं था, मेरा प्लेटलेट 40,000 हो गया था। हम सोचे लिफ्ट से उतर जाते हैं, तो लिफ्ट में बेचारी एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, वो हमको कहीं कि आपको शर्म नहीं आता है 1 फ्लोर से नीचे उतरना है, जेंट्स होकर लिफ्ट से उतरते हैं। हम कहे मैडम हमको पता नहीं क्या हुआ है कि हमारा पैर नहीं चल पा रहे। तो प्रॉब्लम हमको नहीं थी, प्रॉब्लम था कि वहाँ हमको डेंगू हो गया था, वरना हम डेली 5 तल्ला पे क्लास करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, पैर ही नहीं उठता, इतना कमजोरी आ जाती है और आदमी ना भद गिर जाता है। देखिए जहां तहां गिरल रहेगा, उठाना पड़ेगा, भैया उठिए। अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है तो वो गिरेंगे, प्लेटलेट भी कम हो गया तो भी गिरेंगे। तो ये बहुत खराब होता है। इसको कैसे बचाया जाता है, डेंगू से कैसे बचिएगा? तो देखिए एक गिलोई और एलोवेरा, ये बाबा रामदेव की दुकान पर मिलेगा, लिक्विड होता है, एक कप 3 टाइम पीते रहिए। तो गिलोई और एलोवेरा। दूसरा, बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता ज्यादा होती है, जितना फल खा सकते हैं दबा के खाइए तो ये बढ़ेगा, फल खाने से सब बढ़ने लगेगा।